अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मोहम्मद उमरान फजल। इस वक्त 17 दिसंबर की जो ये शाम है वो अपने अख्ताम की तरफ जा रही है और कल 16 दिसंबर था। कल वो दिन है जो पाकिस्तान की तारीख़ में हमेशा एक स्याह दिन की तौर पे मनाया जाता है। कल के दिन ही 51 साल पहले फॉल ऑफ ढाका हुआ था और कल के दिन ही APS अटैक हुआ था। मेरा आज का जो व्लॉग है वो फॉल ऑफ ढाका से रिलेटेड है और एक ऐसी वीडियो से रिलेटेड है जो पाकिस्तान में बहुत फेमस हुई। और ये वीडियो दर हकीकत जुल्फ़िकार अली भुट्टो की है। इस वीडियो के अंदर जुल्फ़िकार अली भुट्टो यूनाइटेड नेशन के एक इजलास में बैठे हुए होते हैं और वहाँ पे वो अपने नोट्स फाड़ते हैं और कहते हैं आई विल गो बैक एंड फाइट। और इस वीडियो को हमेशा पाकिस्तान में इस तरीके से पेश किया गया जिससे ये साबित हो सके कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो दर हकीकत पाकिस्तान के एक बहुत बड़े लीडर थे, बहुत बहादुर लीडर थे। वो वेस्ट से कभी भी नहीं डरते थे और वो हमेशा पाकिस्तान की बात करते थे, पाकिस्तान के लोगों की बात करते थे। फिर इस वीडियो के पीछे हम अक्सर देखते हैं कि मिली नगमे लगा दिए जाते हैं और वो अक्सर एक बड़ा मशहूर मिली नगमा है पाकिस्तान का जिसके कुछ लिरिक्स इस तरीके से कि मुसलमानों की दुनिया में एक रहनुमा निकला, ये लगा दिया जाता है और पीछे ये वीडियो चल रही होती है। कभी कहा जाता है मर्द मुजाहिद जाग ज़रा अब वक्त शहादत है आया और उसके पीछे फिर ये वीडियो लगा दी जाती है। कभी कभार ये वीडियो एज इट इज़ जो है वो लगा दी जाती है और हम सब ने कभी ना कभी इसको अपनी न्यूज़ फीड को स्क्रॉल करते हुए ज़रूर देखा होगा। लेकिन आज का जो मेरा व्लॉग है उसमें मैं आपको इस वीडियो की हकीकत बताऊँगा कि दर हकीकत वीडियो थी क्या। कहानी शुरू होती है 1971 से। 25 मार्च 1971 के अंदर पाकिस्तान के एक विंग जिसको हम बांग्लादेश बोलते हैं, जो उस वक्त ईस्ट पाकिस्तान कहलाता था, वहाँ पर मिलिट्री ऑपरेशन का आगाज़ होता है और इस मिलिट्री ऑपरेशन को कहा जाता है ऑपरेशन सर्च लाइट। ऑपरेशन सर्च लाइट का जैसे ही आगाज़ होता है तो बांग्लादेश के हालात दिन ब दिन बहुत ज़्यादा ख़राब होते जाते हैं और बांग्लादेश के लोग ये तकाज़ा करने लग जाते हैं कि अब हम पाकिस्तान के साथ नहीं रहेंगे, हमें एक अलग मुल्क चाहिए। इंडिया इसमें अपना एक रोल प्ले करता है। पहले तो इंडिया वहाँ पे मुख्तबानी जो एक ऐसी मिलिट्री थी जो पाकिस्तान की फ़ौज के ख़िलाफ़ लड़ रही थी उनको सपोर्ट करना शुरू कर देता है, उनको वेपनरी प्रोवाइड करता है, उनको पैसे देता है, उनको छुपने की जगह देता है और फिर बाद में वो ख़ुद अपने आप को पूरा ज़ाहिर करता है और नज़र आने लग जाता है कि वो बांग्लादेश में हाजिर है और पाकिस्तान की फ़ौज के ख़िलाफ़ लड़ रहा है। और आहिस्ता आहिस्ता करके हम देखते हैं कि दिसंबर का महीना भी आ जाता है और जैसे ही दिसंबर का महीना आता है तो बांग्लादेश में हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं। तो एक तरफ तो पाकिस्तान के एक हिस्से में एक सिविल वॉर चल रही थी जिसको अब हम बांग्लादेश कहते हैं, दूसरी तरफ जुल्फ़िकार अली भुट्टो को एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पाकिस्तान बनाया जाता है और उनको भेजा जाता है सिक्योरिटी काउंसिल और सिक्योरिटी काउंसिल से कहा जाता है कि आप एक इजलास तलब करें और जो इंडिया एक रोल प्ले कर रहा है इस वक्त बांग्लादेश में उसके ऊपर बात करें। वो वहाँ पे इजलास शुरू हो जाता है और इंडिया को कोई भी मुल्क कंडेम नहीं करता। जब भी इंडिया के ख़िलाफ़ कोई बात की जाती है तो रशिया उस चीज़ को वीटो करके ख़त्म कर देता है और उस वक्त के जो पाकिस्तान के एलाइज़ होते हैं चाइना या US, वो किसी भी तरीके से पाकिस्तान की मदद को नहीं आते। ना वो पाकिस्तान की कोई मिलिटरीली मदद करते हैं, ना पाकिस्तान को कोई वेपनरी प्रोवाइड करते हैं, ना कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं पाकिस्तान की, ना वो कोई पाकिस्तान के लिए खुल के यूनाइटेड नेशन का जो या सिक्योरिटी काउंसिल का जो इजलास चल रहा है उसमें सामने आते हैं। जबकि रशिया जो होता है वो खुल के मदद कर रहा होता है इंडिया की। बहरहाल इस सब के बीच में जो सिक्योरिटी काउंसिल का एक इजलास चल रहा होता है वहाँ पे मुख्तलिफ रेजोल्यूशंस आती हैं और वो एक एक करके रिजेक्ट होती जाती हैं। फिर 15 दिसंबर का दिन आता है और 15 दिसंबर को बहुत ज़्यादा हालात बांग्लादेश में ख़राब हो चुके थे। वो दिन आता है और फिर एक मुल्क जिसको पोलैंड कहते हैं, क्योंकि पोलैंड ये जर्मनी के साथ एक मुल्क है, तो वो वहाँ से एक रेजोल्यूशन पास की जाती है जिसको पॉलिश रेजोल्यूशन कहा जाता है और बहुत सारे मुल्क इस रेजोल्यूशन को मान लेते हैं, लेकिन जुल्फ़िकार अली भुट्टो इस रेजोल्यूशन को रिजेक्ट कर देते हैं। अब इस रेजोल्यूशन में कहा क्या गया था मैं आपको पहले वो बता देता हूँ। इस रेजोल्यूशन में कहा जाता है कि जो पाकिस्तान है वो इस्लामाबाद जो है वो पावर ट्रांसफ़र कर देगा ढाका को और ढाका में एक इलेक्टेड हुकूमत आ जाएगी जो मुजीबुर रहमान की होगी और दोनों मुल्क इंडिया और पाकिस्तान दोनों अपनी फोर्सेस को वहाँ से विड्रॉ कर देगा। किसी भी मुल्क के किसी भी फ़ौजी को बंदी नहीं बनाया जाएगा और कोई इस किस्म का सरेंडर भी सामने नहीं आएगा और अगर किसी एक मुल्क ने दूसरे मुल्क की किसी भी टेरिटरी में घुसने की कोशिश की है तो वो टेरिटरी भी वापसी कर दी जाएगी और बांग्लादेश एज अ सेपरेट कंट्री बन जाएगा। ये रेजोल्यूशन आती है जिस पे जुल्फ़िकार अली भुट्टो कहते हैं कि आई विल गो बैक एंड फाइट और वो अपने नोट्स आप देखते हैं उस वीडियो में फाड़ रहे होते हैं और वो अपने नोट्स फाड़ते हैं और उठ के बाहर चले जाते हैं और पॉलिश रेजोल्यूशन को रिजेक्ट कर देते हैं। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि क्या पॉलिश रेजोल्यूशन को रिजेक्ट करने से हमें ज़्यादा फ़ायदा हुआ या ज़्यादा नुकसान हुआ। अब हमने जब वो रेजोल्यूशन रिजेक्ट कर दी तो दर हकीकत पाकिस्तान के लोगों को तो इस तरीके से इस चीज़ के बारे में बताया गया कि कोई बहुत बड़ा तीर मार के जुल्फ़िकार अली भुट्टो आए थे, उन्होंने कहा आई विल गो बैक एंड फाइट और हम पता नहीं उस फाइट के बाद क्या कुछ हासिल कर चुके थे। लेकिन हकीकत ये है कि 15 दिसंबर को उन्होंने कहा कि आई विल गो बैक एंड फाइट और 16 दिसंबर को ही फॉल ऑफ ढाका हो गया।
और फॉल ऑफ ढाका में जनरल नियाज़ी ने जाके सरेंडर कर दिया। और जब उन्होंने सरेंडर किया तो 90,000 के करीब जो पाकिस्तान की मिलिट्री और सिविलियन लोग वहाँ पे मौजूद थे बांग्लादेश में, उनको बंदी बना लिया गया। और जब उनको बंदी बना लिया गया तो उसके 1 साल बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो गए और उन्होंने वहाँ पे सिमला अकॉर्ड या सिमला एग्रीमेंट साइन किया इंदिरा गांधी के साथ। और उसमें उन्होंने कहा कि अगर आप हमारे इन फ़ौजियों को और हमारे इस सिविलियंस को छोड़ देते हैं तो हम आज के बाद कभी भी कश्मीर के हवाले से बात किसी भी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर नहीं करेंगे। तो अब नुकसान आपको खुद समझ आ गए। पहला नुकसान तो ये हुआ कि हमें अपनी फ़ौजों को वहाँ पे सरेंडर करवाना पड़ा। अगर हम पॉलिश रेजोल्यूशन को मान लेते तो हमें इस किस्म का नुकसान देखने के लिए मिलता ही ना। दूसरा नुकसान हमें ये हुआ कि जब हम उन फ़ौजियों को छुड़वाने के लिए, उन सिविलियंस को छुड़वाने के लिए वहाँ पे गए तो हम लोगों को कश्मीर का सौदा करना पड़ा और हमें ये कहना पड़ा कि हम आज के बाद कश्मीर की बात किसी भी इंटरनेशनल फोरम पे नहीं करेंगे। बहरहाल मेरा आज का ब्लॉग का मकसद ये था कि मैं चाहता हूँ कि हमारे मुल्क के अंदर अब इस किस्म की एक आइडियोलॉजी सामने आए, इस किस्म के नज़रियाती लोग सामने आए जो पॉपुलिस्ट किस्म की जो सियासत है उसको रिजेक्ट कर दें। जो ये चीज़ों को जब भी हमें इस तरह के फ़लसफ़े, इस किस्म की बातें सुनाई जाती हैं, बहादुरी, फलाना ढिमकाना, जो हकीकत से कभी भी रिलेटेड नहीं होती, उन तमाम तर बातों को रिजेक्ट कर दें और हकीकत में ज़िंदगी गुजारना शुरू कर दें। बहरहाल मेरा आज का ब्लॉग का मकसद ही यही था कि मैं इस वीडियो की जो हकीकत है वो बता सकूं। और मैं समझता हूं कि मैं आप लोगों को इतनी बातें बता दी कि आप लोगों को समझ आ सके कि उस वीडियो का और उस जुल्फ़िकार अली भुट्टो की स्पीच का हमें सिर्फ़ और सिर्फ नुकसान हुआ है, फ़ायदा हमें उस चीज़ का कोई भी नहीं हुआ।